हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट में हम लोगों ने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तक कर लिया था और अब हम लोगों को चर्चा करनी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इस संबंध में हम लोगों को चर्चा करनी है। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का पार्ट है। तो सबसे पहले हम इस मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा अप्रोच देख लें, इसको कैसे हम फॉर्मेट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। यह है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिस पर हम लोगों को विचार करना है और चर्चा करनी है। तो सबसे पहले फॉर्मेट में देखें कि परिस्थितियां क्या थी जब ये रिफॉर्म्स लाया गया। फिर भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या संरचनाएं तय की गई। फिर शासन की प्रकृति कैसी रही, जैसे कि शासन में क्या लोकतंत्र आया या तानाशाही रही, या निर्वाचन की स्थितियां आई या नहीं आई, कार्य विभाजन कैसा था। फिर हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि इस अधिनियम का महत्व क्या हुआ और इस अधिनियम की कमियां क्या क्या रही, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। तो एक एक करके हम लोग यहां पर विचार करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि परिस्थितियों के परिवर्तनीयता के बारे में चर्चा की जाए कि उस समय की वर्ष 1919 की परिस्थितियां किस रूप में हुआ करती थी। इस अधिनियम को आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान के उस समय तत्कालीन भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, वो लॉर्ड मॉडले, और उस समय के वाइस राय लॉर्ड मिंटो, इन दोनों के द्वारा इस अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। इसलिए इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो लाया गया, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी परिस्थितियां वहां पर हुआ करती थी। तो सबसे पहली बात आती है कि इस दौरान बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी, जैसे 1892 के अधिनियम में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। 1892 का जो अधिनियम लाया गया उसमें इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। स्वभावतः असंतोष रहेगा और उस असंतोष की मांग भी समाज में बढ़ेगी। तो एक बड़ा कारण यहां पर यह दिखाई दिया और बजट पर कोई भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, बजट पर कोई भी नियंत्रण नहीं था। कार्यकारिणी पूरी तरीके से अनुत्तरदायी हुआ करती थी। इसके बाद दूसरे स्तर पर आती है कि कांग्रेस में गर्मपंथियों का प्रभाव इस समय बढ़ने लगा था। कांग्रेस के अंदर राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला जाने लगा था। इसी दौरान भारतीय धन के अपव्यय को रोकने का प्रावधान हुआ। आप जानते हैं कि 1901 में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, इंडियन पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी को दिया था, जिसको अपव्यय का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से भारतीय धन का अपव्यय किया जाता है। इसी दौरान कर्जन के कार्यों से असंतोष उत्पन्न होना शुरू हो गया था। कर्जन ने जो भी काम किए थे, जैसे कि आप देखो, बंगाल का विभाजन था। बंगाल का विभाजन का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा कि अंग्रेजों ने दावा किया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य हुआ करते थे कर्जन के द्वारा इसके लाए गए। एक तो कर्जन इस दौरान हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहता था और उसे यह पता था कि जब तक हम यहां पर फूट डालने की राजनीति लेकर के नहीं आएंगे, तब तक हम बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो कर्जन का बंगाल विभाजन में पहला उद्देश्य था कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य था कि जो नवजागृत बंगाल है उस पर चोट किया जाए।
जो बंगाल में एक राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, उस पर चोट करना इसका लक्ष्य था। तो इस तरीके से लोग धीरे धीरे कर्जन के कार्यों से असंतुष्ट हो रहे थे। इसी दौरान आप देखिए कि इंग्लैंड में उदारवादी दल की सरकार आई थी। जो उदारवादी दल की सरकार आई, उसने दिखावे के तौर पर भारतीयों के असंतोष को दूर करने का काम किया, और भारतीयों के अंदर उपज रहे असंतोष को दूर करने के पीछे उस उदारवादी दल का महत्वपूर्ण कारण था कि कांग्रेस के नरम दल को ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थक बना लिया जाए, जो कि ब्रिटिश राज्य को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। वहीं ये उदारवादी दल राजनीतिक रूप से जितने भी सक्रिय हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे, उनके अंदर ये मतभेद पैदा करने का प्रयास कर रहा था। तो इस तरीके से आप देखिए कि 1909 का मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स लाना, उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण विद्यमान थे जिस कारण से ये लाया गया। अब बात करते हैं कि जो ये रिफॉर्म लाया गया, उसके तहत किस तरीके की संरचना निर्धारित की गई। जैसा कि हमने आरंभ से ही भारतीय शासन अधिनियम 1858 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, सभी में यह प्रावधान किया कि शासन की संरचना किस तरीके से परिवर्तित हुई है। अब उसी रूप में हम मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में स्वभावतः शासन की संरचना 3 स्तरों पर ही होगी। इन 3 स्तरों पर संरचनाओं के बारे में विचार करते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहली बात आई कि जो एसएसआई था, भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की इंडिया काउंसिल और आगे चलकर के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर स्थान देने का विचार करना शुरू किया गया। हालांकि कार्यकारिणी परिषद जो गवर्नर जनरल या वायसराय के नेतृत्व में हुआ करती थी, उस समय एक भारतीय को इसमें शामिल भी किया गया, और वो भारतीय हुआ करते थे हमारे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जिनको आप ये देखते हैं। इनको पहली बार, मतलब एक फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा कि पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कौन शामिल किया गया, तो वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब जो ये कार्यकारिणी परिषद वायसराय की बनाई गई, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। एक तो सबसे पहले सदस्यों की संख्या को 25 से बढ़ा करके 68 कर दिया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या थी, उसमें थोड़ा वृद्धि की और 25 से बढ़ा करके 68 की संख्या तय कर दी गई। इसके बाद आप देखो, सदस्यों की प्रकृति में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए। जो नेचर था, अभी तक आप देखते थे कि कार्यकारिणी परिषद में सरकारी सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब कार्यकारिणी परिषद में सरकारी सदस्यों के साथ साथ 3 और प्रकृति के सदस्यों को शामिल कर दिया गया। तो सरकारी सदस्य तो पहले से ही हैं, यहां पर गैर सरकारी सदस्य भी शामिल किए गए, नामजद सदस्य भी शामिल किए गए, और कुछ सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था भी यहां पर आई। तो इस तरीके से मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 4 प्रकृति के सदस्य यहां पर होने लगे। अब बात आती है कि जो नई प्रकृतियां शामिल की गई, जैसे कि निर्वाचन, नामजदगी, वो कैसे की जाएगी, उसके लिए यहां पर नियमों का निर्माण किया गया, नामजदगी और मनोनिर्देशन के लिए। अब जो नामजदगी और निर्वाचन के लिए नियम बनाए गए, वे गवर्नर जनरल मतलब वायसराय को भारत मंत्री की स्वीकृति से बनाने थे। अर्थात इन नियमों का निर्माण भारत मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नियंत्रण में रहते हुए वायसराय के द्वारा तय करना था। वायसराय निर्धारित करेंगे, वे तय करेंगे कि भारतीयों की नामजदगी किस रूप में की जाए या उनका निर्वाचन का प्रावधान क्या किया जाए। अब ऐसी स्थिति में वायसराय ने बहुत सारे नियमों का निर्धारण किया, जिनमें सबसे पहला नियम था, नामजद सदस्यों के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं होगी। अब अगर कोई विशेष योग्यता नहीं है तो स्वभावतः मनमानापन आएगा,
कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं है, किसी तरीके की स्थिति नहीं है, तो मनमानापन आएगा। दूसरे यहां पर नामजद सदस्यों के द्वारा उन हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाना था जिन हितों के को निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, मतलब वही मनोनीत सदस्यों को उन इंटरेस्ट के बारे में विचार किया जाए। तीसरी बात, यहां पर नामजद सरकारी सदस्यों में कुछ पदेन सदस्य भी थे, जैसा कि शासन का अध्यक्ष है, कार्यकारिणी परिषदों के सदस्य हैं, और जो शेष नामजद सदस्य हैं वो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे। तो इस तरीके से नामजद के लिए, ये नामजदगी या निर्वाचन के लिए ये नियम तय कर लिए गए मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स में। अब बात आती है कि अगर निर्वाचन शामिल हुआ है तो स्वभावतः निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में भी प्रावधान किया जाएगा। तो यहां पर निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में भी व्यवस्थाएं की गई। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया, और सबसे पहला निर्वाचन क्षेत्र साधारण निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद के लिए प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्य मतदान करेंगे। दूसरा, प्रांतीय विधान परिषदों के लिए उस प्रांत की म्युनिसिपैलिटी या जिला बोर्ड्स के द्वारा मतदान किया जाएगा। तो एक ये साधारण निर्वाचन क्षेत्र लाए गए यहां पर, साधारण निर्वाचन क्षेत्र। अब आप यहां पर देखिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे जिनको वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता था। वर्गीय निर्वाचन क्षेत्र में उन लोगों के लिए प्रावधान किया गया जिसमें मुसलमान और जमींदार वर्ग के लोग मतदान कर सकेंगे। तीसरी व्यवस्था थी यहां पर विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में। ये विशेष निर्वाचन क्षेत्र थे, तो इनमें प्रेसिडेंसी नगरों के निगम को, विश्वविद्यालय और चैंबर ऑफ कॉमर्स, इन सब की व्यवस्थाएं यहां पर की गई। अब ये 3 प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र केंद्रीय विधान परिषद में तय किए गए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो केंद्रीय विधान परिषद में जो कुल सदस्य हुआ करते थे, उन सदस्यों में 13 सदस्य साधारण निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर के आते थे। वर्गीय निर्वाचन क्षेत्रों से 12 सदस्य, जिसमें 6 सदस्य मुस्लिम वर्ग से और 6 सदस्य जिम्मेदार वर्ग से आने थे। इसके बाद विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से 2 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। तो इस तरीके से यह केंद्रीय विधान परिषद में कर लिया गया। यहां पर एक और बात ध्यान रखने हैं कि जो सरकारी सदस्य थे, उन सरकारी सदस्यों को अभी भी बहुमत में रखा गया। गैर सरकारी सदस्य और नामजद सदस्य आए, मतलब निर्वाचन के माध्यम से भी सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। आशय यह हुआ कि अगर केंद्रीय विधान परिषद में 68 सदस्य हैं तो इनमें से 36 सदस्य, 36 सदस्य ये सरकारी होंगे। इसका मतलब है कि सरकारी सदस्य ही बहुमत में रहेंगे। तो इस तरीके से कार्यकारिणी परिषद वायसराय की तय कर ली गई। आपने सदस्यों की संख्या को देखा कि इनमें बढ़ा लिया गया है। प्रकृति, 3 और प्रकृतियां यहां पर शामिल कर ली गई। नामजदगी और निर्वाचन के लिए नियम बनाए गए। निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया, जिसमें 3 प्रकार के निर्वाचन क्षेत्र आपको याद रख लेने हैं, और सरकारी सदस्यों को यहां पर बहुमत में रखा गया। अब बात आती है कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के तहत होती थी प्रांतों के अंदर, वहां पर भी कुछ परिवर्तन किए गए। अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम निर्मित किए गए, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में कुछ परिवर्तन किए गए। जैसे कि आप देखो कि मद्रास और मुंबई विधान परिषद थी। 1909 के पहले मद्रास और मुंबई में 24 सदस्य होते थे। प्रत्येक में 24 सदस्य थे, लेकिन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक में 46 सदस्य तय कर दिए गए। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश प्रांत में पहले 16 सदस्य हुआ करते थे, जिनको बढ़ा करके 47 सदस्य कर लिया गया।
बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो पहले 21 सदस्य हुआ करते थे, जिनको बढ़ा करके 52 सदस्य कर दिया गया। इसी तरीके से पंजाब प्रांत है, जहां पर 10 सदस्य हुआ करते थे और उनको बढ़ा करके 30 कर दिया। बाकी जितने भी प्रांत थे, इनके नंबर्स अलग से मैंने इसलिए लिखे क्योंकि इनमें चेंजेस थे। बाकी जितने भी शेष छोटे छोटे प्रांत थे, उन सबको एक जैसा कर दिया गया, अर्थात उनमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 30 कर दिया गया। ठीक है ना, प्रत्येक के लिए 30। यहां पर 24 सदस्य हैं, ये पंजाब में 24 सदस्य कर दिए गए, शेष प्रांतों के लिए 30 सदस्य कर दिए गए। इस तरीके से सभी प्रांतों में एक परिवर्तन आ गया। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, ध्यान रहे। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत नहीं था, किंतु प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि गैर सरकारी सदस्यों में दो प्रकार के सदस्य थे, एक तो नामजद सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य। तो यहां जो बहुमत रखा गया वो निर्वाचित सदस्यों का नहीं था, बल्कि नामजद सदस्यों का था। तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि किस प्रकृति के सदस्यों को प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत में लाया गया? तो नामजद सदस्यों को, नॉमिनेटेड मेंबर्स को बहुमत में लाया गया। एकमात्र तथ्य एक और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केवल एक बंगाल प्रांत हुआ करता था, ये जहां पर विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को बहुमत में लाया गया। मतलब यहां बंगाल प्रांत में जो ये 52 सीटें की गई हैं, 52 सीट्स हैं, इन 52 सीट्स में 28 सदस्य निर्वाचित हुआ करते थे, 28 इलेक्टेड, ये इलेक्टेड थे। इसका मतलब है कि यहां पर निर्वाचित सदस्यों को बहुमत में रखा गया, केवल एक। तो कोई अगर आपसे पूछे कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के अंतर्गत कौन सा ऐसा प्रांत है जहां पर निर्वाचित सदस्यों को बहुमत में रखा गया, तो वो है बंगाल प्रांत। अब यहां ध्यान रखना है कि जो गवर्नर जनरल था, वायसराय, उसको भारत मंत्री की स्वीकृति से बंगाल और अन्य किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत में परिषद की रचना को तय करने की शक्ति प्राप्त थी। वो स्ट्रक्चर कर सकता था, रीस्ट्रक्चर कर सकता था। इन परिषदों का प्रत्येक सदस्य भी प्रांत की विधान परिषद का पदेन सदस्य बनाया गया। यहां पर प्रांतीय विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य विश्वविद्यालयों की सीनेटों से, जिला बोर्डों से, नगर पालिकाओं, व्यापार मंडलों के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य चुने जाते थे। तो इस तरीके से ये तीनों स्ट्रक्चर आपने देख लिए, जो एक मेजर परिवर्तन यहां पर मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में किया गया। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या शासन की प्रकृति में कोई परिवर्तन आया? क्या शासन में लोकतांत्रिकता आई? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हां, आंशिक तौर पर शासन में लोकतांत्रिकता आई, इसलिए क्योंकि यहां पर नाम निर्देशित सदस्य भी थे और कुछ निर्वाचित सदस्य भी थे। तो निर्वाचन और नाम निर्देशन, इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ अगर देखा जाए, निर्वाचन और, तो यहां पर इलेक्टेड भी थे और यहां पर नॉमिनेटेड भी थे। ऐसी स्थिति में आप आंशिक लोकतंत्र कह सकते हैं। इस अधिनियम में प्रतिनिधिक और निर्वाचित सदस्यों का समावेश हो जाने से एक उत्साह स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगा। अभ्यर्थियों और मतदाताओं दोनों को मतदान करने का अधिकार मिलेगा। हालांकि एक नई बात यहां पर जो आई वो ये थी कि जब आप इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, निर्वाचन में जाएंगे, या फिर कोई प्रतिनिधि है, दोनों के लिए अहर्ताएं तय की गई थी। ऐसा नहीं है कि सभी को मतदान देने का अधिकार था या सभी को जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार था, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अधिनियम में जो नियम बनाए गए थे उनमें अभ्यर्थियों और मतदाताओं दोनों के लिए कुछ अहर्ताएं तय की गई थी, क्वालिफिकेशन तय किए गए थे। हालांकि ये अहर्ताएं सभी लोगों के लिए भिन्न भिन्न थी। ऐसा नहीं है कि एक जैसी अहर्ताएं जैसे वर्तमान भारतीय संविधान है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतदाताओं के लिए जमींदार वर्ग और मुसलमानों के निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग शर्तें थी।
जमींदार निर्वाचन क्षेत्र में जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए शर्तें तय की गई थी, वहां पर भी भिन्नता थी। मुसलमान निर्वाचन क्षेत्रों में भी केंद्रीय और विभिन्न प्रकार के प्रांतीय परिषदों के लिए एक दूसरे से भिन्नता थी। तो कुल मिलाकर के आप कहें कि जो अहर्ताएं तय की गई थी, वो सारी की सारी अहर्ताएं भिन्न थी। अहर्ताएं मतलब क्वालिफिकेशन, वो सभी प्रांतों और वर्गों के लिए भिन्न भिन्न बनाई गई थी। चुनाव के लिए प्रत्याशियों और मतदाताओं की योग्यता निश्चित करने के अधिनियम भी बनाए गए थे। प्रावधान यह किया गया था कि महिलाएं और वे लोग जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, वो वोट नहीं कर सकेंगे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मुसलमानों की मांग को यहां पर स्वीकार कर लिया गया था। तो इस तरीके से आंशिक तौर पर निर्वाचन आया, लेकिन इसका कोई आशय था नहीं। अब बात आते हैं कि क्या डिवीजन ऑफ पावर दिखाई दिया इस अधिनियम के तहत? क्या कार्यों को बांटा गया? बिल्कुल कार्यों को बांटा गया और सभी सरकारों के लिए नियमों का निर्माण का अधिकार दिया गया। जितनी भी सरकारें हैं, गवर्नर जनरल और प्रांतीय स्तर पर, इस अधिनियम में विभिन्न सरकारों को अपनी अपनी परिषदों को चलाने के लिए, कार्यों में वृद्धि करने के लिए नियम बनाने का अधिकार यहां पर प्रदान किया गया। इसके बाद दूसरी बात आई कि यहां पर वाद विवाद में भी वृद्धि की गई। वाद विवाद में वृद्धि करने का मतलब यह हुआ कि अब अधिनियम में विभिन्न प्रकार के विषयों पर वाद विवाद करने का प्रावधान किया गया। जैसे कि आप देखें कि जब वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा, वित्तीय विवरण मतलब बजट, तो उसके बाद कोई भी सदस्य कर के संबंध में, नए ऋण या फिर किसी प्रकार के नए व्यय के अतिरिक्त अनुदान के विषय में कोई भी प्रस्ताव कर सकता था, उसे करने का अधिकार था। इस प्रकार से जो भी प्रस्ताव पेश किए गए, सभी प्रस्तावों पर वाद विवाद और निर्णय हो चुका होता था। तो व्यय के प्रत्येक मद पर या कोई भी कलेक्टिव ऑफ एसेट है, उस पर अलग अलग विचार विमर्श किया जाता था और फिर मतदान के लिए व्यवस्था की जाती थी। मतदान से पहले, हालांकि बजट प्रस्तुत होने के बाद ही मतदान होता था, उस समय वो किसी नए परिवर्तनों को, जब बजट प्रस्तुत हो जाता था तो किसी प्रकार का नए परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता था। फिर आगे चलकर के जब बजट प्रस्तुत हो जाता था तो उस पर साधारण विचार विमर्श किया जाता था। इसके लिए एक दिन तय किया जाता था इस अधिनियम के तहत। लेकिन वहां पर जब वो विचार विमर्श बजट पर होता था तो किसी भी सदस्य को कोई प्रस्ताव पेश करने का अधिकार वहां पर नहीं था और ना ही बजट पर परिषद का मत लिया जाता था। तो यहां बजट पर कोई मतदान नहीं होता था। एक और बात ध्यान रखने की है कि जब सभी मदों पर निश्चय हो जाए तो वित्त सदस्य, मतलब आज जिसे आप वित्त मंत्री कहते हैं, वो 24 मार्च को या उससे पहले बजट प्रस्तुत करता था। यहां उस समय जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसका वो स्पष्टीकरण करता था और यह भी बताता था कि किन कारणों से परिषद द्वारा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया या किस कारण से नहीं किया गया। अब बात आती है प्रांतीय विधान परिषदों में। तो प्रांतीय विधान परिषदों में भी इसी तरीके की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, लगभग जैसा केंद्रीय विधान परिषद था। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स के तहत प्रांतीय विधान परिषदों के कार्य क्षेत्र का भी विस्तार किया गया था। बजट पर बहस करने के लिए बहुत व्यापक तरीके से नियम भी बनाए गए थे। सदस्यों को सुझाव देने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने, पूरक प्रश्न पूछने, ये सारे अधिकार दिए गए। हालांकि बजट पर मतदान का अधिकार यहां भी नहीं था और सार्वजनिक हित के मामलों पर भी बहस करने का प्रावधान यहां पर किया गया था। तो इस तरीके से आप देखो कि विचार विमर्श में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई। अब बात आती है कि सार्वजनिक मुद्दों पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार भी इस अधिनियम में दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के नियमों के तहत सदस्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वे साधारण सार्वजनिक हित के विषयों पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे और उन पर विचार विमर्श कर सकते थे। लेकिन इस विषय में कुछ सीमाएं भी तय की गई थी।
जब कोई ऐसा प्रस्ताव परिषद के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था तो वह केवल एक कार्यपालिका के लिए सिफारिश होता था, ना कि कोई परामर्श या उसकी बाध्यता नहीं हुआ करती थी। यहां एक और बात ध्यान रखने की है कि प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहां दिया गया था। सदस्य के प्रश्न पूछने के अधिकार में थोड़ा सा वृद्धि की गई और जो सदस्य प्रश्न पूछ रहा था केवल उसी सदस्य को, जिसने मूल प्रश्न पूछा है, उसी सदस्य को अपने स्थिति को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से एक पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, सभी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहां पर नहीं था। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर भी यहां पर शामिल कर लिया गया। लोगों को, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये 1909 का मॉडल रिफॉर्म्स पारित हो गया। अब यहां पर एक चर्चा करते हैं कि जो ये पारित हुआ उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्योंकि ये कुछ जो अभी तक पारित किए गए अधिनियम थे, चाहे वो 1858 का हो, 1861 का या 1892 का, उन सब से थोड़ा अलग है। ऐसी स्थिति में 1909 के अधिनियम का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली बात आती है कि अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है। एक नई बात यहां पर देखने को मिलती है। दूसरी बात, प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत भी स्पष्ट किया गया प्रांतों में, और निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कहां रहा? बंगाल में केवल, बाकी जगहों पर रहा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रखा गया। जो परिषद थी उस परिषद की शक्तियों में भी थोड़ा सा वृद्धि की गई। भारतीयों का कार्यकारिणी और परिषदों में प्रवेश यहां पर शामिल किया गया। इसके बाद सहयोग की नीति का मार्ग प्रशस्त कर उत्तरदायी शासन को स्थापित करने का प्रावधान किया गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मॉडल रिफॉर्म्स एक अकाउंटेबल गवर्नेंस के लिए एक पहली सीढ़ी यहां पर लाई गई। लेकिन इन सभी बातों को करने के बावजूद भी मॉडल रिफॉर्म्स में बहुत सारी कमियां विद्यमान थी, बहुत सारे इसके दोष विद्यमान थे, जिस कारण से लगभग पूरा भारतीय समाज इससे असंतुष्ट था। तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें कमियां विद्यमान थी। सबसे पहली बात तो यहां पर आती है कि मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यहां पर शामिल किया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को शामिल किया गया। यह स्पष्ट है कि इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक चालपूर्ण नीति के तौर पर करने का प्रयास था। चालपूर्ण नीति का मतलब विभाजन करो और शासन करो, यही उद्देश्य रहा होगा। तो हालांकि अनेक शिक्षित और दूरदर्शी जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हुआ करते थे, उन्होंने इससे नाराजगी व्यक्त की। यहां तक कि लॉर्ड मिंटो इसके बहुत बड़े समर्थक थे। अगर आप मॉर्ले के बारे में देखें तो मॉर्ले ने भी कहा था कि मिले जुले निर्वाचन मंडलों की योजनाएं बनाई जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मिंटो इस बात को नहीं माने और जो नौकरशाही व्यवस्था थी उस बात को नहीं मानी। और यह मुख्यतः विचार मिंटो और नौकरशाही तंत्र का था, जिन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों को पृथक करने का प्रावधान किया। दूसरी बात यहां पर स्थिति आई तो एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र देख लिया आपने, मुसलमानों को बहुल मतदान भी यहां पर दिया गया। बहुल मतदान का मतलब हुआ कि एक से अधिक मतदान देने का, एक से अधिक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि निर्वाचित स्थानों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक मतदान करने का अधिकार दिया गया। अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में मुस्लिम समुदाय को 26 में से 8 स्थान प्राप्त हुए, जबकि अगर उनकी जनसंख्या की आनुपातिकता को देखा जाए तो 1/6 थे, जबकि स्थान प्राप्त हुए लगभग 1/3। तो इस तरीके से जनसंख्या के अनुपात में भी नहीं था। मुस्लिम समुदाय को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार भी यहां पर कुछ क्षेत्रों में प्रदान
किया गया। तो इस तरीके से पृथक निर्वाचन प्रणाली में ये 3 महत्वपूर्ण कमियां हमें नजर में आई। दूसरी बात है कि जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, दूसरी कमी महत्वपूर्ण थी कि निर्वाचित सदस्यों को अल्पमत में रखा गया। कांग्रेस जो लंबे समय से मांग करती आ रही थी और कांग्रेस ने बहुत पहले 1886 में ही विधान परिषदों में कम से कम आधे निर्वाचित सदस्यों को करने की मांग की थी। सरकारी सदस्यों की संख्या को भी कांग्रेस ने यह मांग की थी कि घटा करके मैक्सिमम 1/4 रहना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की इस मांग को नहीं स्वीकार किया गया। मॉडल रिफॉर्म्स में कोई स्थान नहीं दिया गया। मतलब यह हुआ कि अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों को बहुमत में रखा गया। सरकारी बहुसंख्या के कारण से समस्त अधिकार भी सरकार के पास ही थे। ऐसी स्थिति में भारतीयों के द्वारा रोष प्रकट होना एक स्वाभाविक सा बन गया था। अगर आप प्रांतीय विधान परिषदों में देखें तो गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत में लाया तो गया, लेकिन यह एक दिखावा मात्र था। दिखावा मात्र इसलिए था क्योंकि नाम निर्देशित सदस्यों को ही बहुमत में लाया गया था, निर्वाचित सदस्यों को बहुमत में नहीं लाया गया। तो इससे भी असंतोष तो उत्पन्न होना ही होना था। इसके बाद मताधिकार भी बहुत कम था, सीमित मताधिकार की स्थिति हुआ करती थी। ये 3 बातें आपने ध्यान रखी कि निर्वाचित सदस्यों को अल्पमत में रखने के क्या क्या प्रावधान किए गए। सीमित मताधिकार के संबंध में अगर हम देखें तो मताधिकार बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त था। हालांकि सुधार योजना में निर्वाचन पद्धति को शामिल किया गया, यह एक बड़ी प्रोग्रेसिव व्यवस्था थी, लेकिन इस योजना के अंतर्गत मताधिकार बहुत ज्यादा लोगों को नहीं था। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में तो मतदाताओं की संख्या 1/4 से भी कम थी और स्त्रियों को भी मताधिकार नहीं प्राप्त किया गया था। तो बहुत कम स्थितियां यहां पर बनी हुई थी। इसके बाद अगर आप उत्तरदायी शासन के बारे में देखें तो कहा तो यह जाता है कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था थी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। उत्तरदायी शासन तो लेस मात्र का भी नहीं था। सुधार योजना के अंतर्गत संसदीय संस्थाएं बनाई गईं, उत्तरदायी शासन के सिद्धांत को आंशिक तौर पर लाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाया। और इसका परिणाम यह निकला कि संसदीय प्रथाएं प्रचलित तो हुई, लेकिन संसदीय शासन की आत्मा यहां पर नहीं आ पाई। मॉर्ले जो थे उन्होंने खुद ही ये कहा है कि परिषदों का अर्थ लेस मात्र संसदीय पद्धति जारी करना नहीं था। तो मॉर्ले एक तरीके से इस बात को लेकर के नाराज थे। कुछ न्यूनतम मात्रा में भारतीयों को सदस्य बनाया गया, परंतु यह बात किसी से नहीं छिपी कि वास्तविक शक्तियां तो अंग्रेजों के हाथ में ही थी। अब बात आती है कि ये जो रिफॉर्म्स किया गया, इसको एक आलोचना की जाती है कि ये समय पर नहीं था, असामयिक था। 1909 के सुधार की योजना अगर और पहले लाई गई होती, मतलब अगर यही योजना 1905 के बंगाल विभाजन से पहले लाई होती, तो हो सकता है लोगों के द्वारा इसको उदारता पूर्वक समझा जाता। ब्रिटिश सरकार की अब यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार की व्यवस्थापूर्ण देन के बजाय उदारतापूर्ण देन समझा जाता अगर यह 1905 के पहले लाई होती। तो इस तरीके से आपने यह देखा कि कैसी व्यवस्थाएं यहां पर थी। एक और बात बचती है कि यहां पर जन भागीदारी का अभाव था, कोई पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं था। अनेक आलोचकों का तो यह कहना है कि यह एकमात्र परछाई थी। 1909 के सुधारों में जनता को सार नहीं बल्कि एक केवल परछाई मिली है, उसको शक्ति नहीं केवल एक प्रभाव मिला है। शक्ति के बिना प्रभाव का मतलब होता है कि जैसे ना ही होना। अगर हम यहां पर जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में देखें तो जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार कहा था कि प्रभाव का अर्थ शासन नहीं होता है, प्रभाव तो शासन का संचालन तो शक्ति से होता है।
शक्ति अगर आपके पास है तब प्रभाव बढ़ता है तो ठीक है। मजूमदार ने भी इसकी खासी आलोचना करी है। जॉर्ज वाशिंगटन को देखा आपने कि प्रभाव का अर्थ शासन नहीं होता है। मजूमदार साहब कहते हैं कि कोरी चांदनी थे ये सुधार। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस अधिनियम में बहुत सारी कमियां पाई गई, जिन कमियों के कारण से इस सुधार को स्वीकार करना एक बहुत ही मुश्किल स्थिति बन गई। तो ये हमने संपूर्ण तौर पर मॉडल रिफॉर्म्स के बारे में परीक्षा को ध्यान में रख करके किया। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो कि इससे संबंध में और आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और उसमें मैं आपका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।